हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। तो ये हमारा क्विज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्विज नंबर 2 है। और ये क्विज आपका जितना UPPSC के एग्जाम होंगे, RO हो गया, BPSC होगा, जितने भी स्टेट PCS एग्जाम हो गए, CAPF, CDS और जितने भी आपके UPPSC लेवल के जितने एग्जाम है सबके लिए यूजफुल होगा। और बेसिकली ये कोर्सेज चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्रीलिम्स कम मेंस ये प्रीलिम्स ओनली कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और या टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है बेसिकली, और ये जो है सिर्फ आंसर राइटिंग कोर्स है, तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और जो प्रीलिम्स का जो कोर्स था उससे डायरेक्ट 93 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स 2020 में जो है प्रेडिक्ट हुए हैं, और मेंस का जो था उससे डायरेक्ट ये पूरे टोटल 45 क्वेश्चन प्लस 4 एसेज ये जो है प्रिडिक्शन हुआ है। तो अब नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ, तो हर स्टार्ट जो है ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किसका है? तो ये इसका आंसर है, आंसर डी, गुजरात यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉन्च किया हर स्टार्ट। तो हर स्टार्ट से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसा है जो विमेन से रिलेटेड है। तो हर स्टार्ट जो है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया हर स्टार्ट। ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है गुजरात यूनिवर्सिटी का फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो है एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। ये क्या करेगा कि जितनी भी रिसोर्सेज है और ट्रेनिंग्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो विमेन को प्रोवाइड करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। अभी हाल ही में हमने देखा है कि हमारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें, इससे पहले वाले हमने क्विज में किया था, उसमें जो है इंडिया 40th पोजीशन पे आ गया है। 2022 में जो है 40th पोजीशन पे आ गया है। तो मतलब हम इनोवेशन में जो है काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। तो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए हमारी जो रैंकिंग है वो इतनी इंप्रूव हो रही है। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, गुजरात यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ईयर सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट किसको सेलिब्रेट किया गया है? इसका आंसर है आंसर बी, 2023। तो आंसर बी 2023। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने एक जो है रन अप लिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट टू क्रिएट अवेयरनेस इन द सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री अराउंड द एंशिएंट एंड फॉरगॉटन गोल्डन ग्रेन्स। तो मिलेट जो है आपका क्या होता है, जितना भी आपका मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज जो है आपका सारा मिलेट में आता है। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया आपका, इस टाइप से जितना भी आपका मोटा अनाज है वो सब आपका मिलेट में आता है। फिंगर मिलेट्स हो गए, रागी हो गया, तो ये सारे जो है आपका जो है ये सब मिलेट में आता है। तो बेसिकली इसमें फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, आपके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। रागी में जो है वो आपका मिल्क से ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर 100 ग्राम अगर आप मिल्क लेंगे और 100 ग्राम रागी लेंगे तो रागी में जो है मिल्क से ज्यादा कैल्शियम होता है। आई थिंक रागी को जो है उत्तराखंड में शायद मेंडुआ करके बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे उत्तराखंड में मेंडुआ करके बोलते हैं। ब्लैक कलर का आटा सा होता है, डार्क कलर का रागी। तो रागी जो है, तो ये सारे जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट जो है 2023 में जो है लॉन्च हुआ। तो यूनाइटेड नेशन जो है उनका जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने जो है 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट जो है वो डिक्लेयर किया। आप मुझे बताएंगे 2021, 2022 और 2022 जो है UN ने क्या डिक्लेयर कर रखे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोआला इज अ डैश मैमल। तो कोआला जो है किस टाइप का मैमल है? तो इसका आंसर है आंसर ए, मर्सुपियल। तो मर्सुपियल एनिमल जो है वो कोआला है। तो अभी जो है अभी UPPSC 2022 में जो है क्वेश्चन आया था कि एकिड नासो जो है कौन से एनिमल्स होते हैं। तो कोआला जो है आपका मर्सुपियल एनिमल है।
अभी हाल ही में क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया है उसने ऑफिशियली जो है कोआला को एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया है। तो बेसिकली इनको एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया है। और जो कोआला है वो आपका जो है ट्री पे रहता है। कोआला जो है वो आपका ट्री पे रहता है और इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन जो है कोआला की, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। 2/3 पॉपुलेशन आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इसका वल्नरेबल है। तो आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। तो ये जितने भी हैं सारे मर्सुपियल है। तो बेसिकली कोआला जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हो वो कैंगरू वाली कैटेगरी में ही आता है। तो मर्सुपियल्स आपके क्या होते हैं? मर्सुपियल्स वो होते हैं, वो मैमल होते हैं जो अपने न्यू बॉर्न ऑफ स्प्रिंग को जो है अपने एक एक्सटर्नल पाउच में जो है वो रखते हैं एट द फ्रंट और अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज। तो आपने जैसे कैंगरू का देखा होगा, एक पाउच सा होता है, उसमें जो है बेबी एक्सटर्नल पाउच होता है, वहां आपका ऑफ स्प्रिंग होता है। तो इसी हिसाब से ही जो है कोआला होता है। तो वो मर्सुपियल्स होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। तो उषा मेहता किसके लिए हैं जानी जाती हैं? इसका आंसर है तो उषा मेहता जानी जाती है रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जो उषा मेहता है उन्होंने एक जो है सीक्रेट जो रेडियो है वो चलाया था। तो उषा मेहता उसके लिए जानी जाती है। तो बेसिकली उषा मेहता कौन थी? एक गांधीयन थी, फ्रीडम फाइटर थी। और उन्होंने 14 अगस्त 1940 को उषा और उनके कुछ जो क्लोज एसोसिएट्स थे उन्होंने एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया था। और इस रेडियो का नाम था, ये इंपॉर्टेंट है, आजाद रेडियो। इस रेडियो का नाम था आजाद रेडियो। और एक ये सीक्रेट रेडियो स्टेशन था और इसका जो एयर्ड हुआ था वो हुआ था 27 अगस्त को। और इस वजह से जो है उन्हें 1998 में जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तो उन्होंने बेसिकली एक क्विट इंडिया मूवमेंट में एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया था जिसका नाम था आजाद रेडियो। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है इसरो का वो कहाँ है? तो इसका आंसर है आंसर सी, अहमदाबाद। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है अहमदाबाद में है। और बेसिकली ये 2 कैंपसेस के बीच में बटा हुआ है। तो जो इसका जो कोर पार्ट है वो डेवलपमेंट ऑफ द स्पेस के लिए होता है और बाकी जो है आपका फॉर द नेशन डेवलपमेंट एंड सोसाइटी बेनिफिट के लिए। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जो सैक है वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो का वो अहमदाबाद के अंदर है। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो कौन सा आर्टिकल जो है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट से डील करता है? तो इसका आंसर हो गया आंसर ए, आंसर बी 338। तो आंसर बी जो 338 है वो जो है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट से डील करता है। तो क्या हुआ था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है वो रिप्लेस हो गया 2 कमीशन से। तो पहला आपका क्या था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब उसकी जगह आपके 2 अलग अलग कमीशन आ गए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2 कमीशन आ गए। और ये कमीशन कब स्टैब्लिश हुए आपके 2004 में। 2 कौन कौन से कमीशन आ गए? एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट जो है आपका आर्टिकल 338 के अंदर है और नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स आपका आर्टिकल 338 ए के अंदर है। 338 ए के अंदर है। और हाल ही में अभी क्या हुआ है, जो विजय
संपला है वो जो है चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। तो पहले क्या था, ये दोनों बॉडीज जो है मर्ज थी, लेकिन 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 में, तो दो अलग अलग कमीशंस बनी, और एनसीएससी और एनसीएसटी। एनसीएससी जो है 338 के अंदर है, एनसीएसटी 338 ए के अंदर है। तो ध्यान रखना, एक्ट आया था 2003 में और कमीशन फॉर्म्ड हुई थी 2004 में, तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 2nd सेंचुरी बुद्धिस्ट केव एक्सिवेटेड इन बंधवगढ़ नेशनल पार्क, इट इज इन। तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहां है? तो इसका आंसर है आंसर सी, मध्य प्रदेश। तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। तो ये जो आपकी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्यन हिल्स हैं, वहां जो है ये नेशनल पार्क है, और ये जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। और ये नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ था? 1968 के अंदर, 1968 के अंदर। और जो बंधवगढ़ जो नेशनल पार्क है उसका नाम कहां से आता है? ये है बेसिकली आपका जितना भी हिल एरिया है ऑफ उमेरिया डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से ये बेसिकली नाम आता है। तो ये है कि 1968 में हुआ था उमेरिया डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है आपका एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। बाकी सारे स्टेट के लिए बंधवगढ़ कहाँ है और विंध्यन हिल्स में है, तो आप बाकी स्टेट के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये ड्राइव हुआ था जो उसकी मोस्ट प्रोमिनेंट हिलॉक ऑफ द एरिया ऑफ द उमेरिया, तो उमेरिया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां से इसका नाम आया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर? तो कौन सी कंट्री जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर है? तो इसका आंसर है आंसर सी, इंडिया। तो इंडिया जो है इमर्ज हुई है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द शुगर। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है ऑफ द शुगर की, एंड एक्सपोर्ट में जो है इंडिया 2nd नंबर पे है। अब देखो, प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कर रही है लेकिन कंज्यूम भी ज्यादा कर रही है, तो कंज्यूम कर रही है तो एक्सपोर्ट करने के लिए कम बचेगा, तो एक्सपोर्ट में जो है वो 2nd नंबर पे है। एक्सपोर्ट में 2nd नंबर पे है। तो आप मुझे बताएंगे एक्सपोर्ट में 1st नंबर पे कौन है? 1st नंबर पे एक्सपोर्ट में कौन है? बेसिकली कुछ शुगर केन का मतलब शुगर प्रिडिक्शन का, शुगर केन का फैक्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चर का। तो शुगर केन कल्टीवेशन के लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। रेनफॉल कैसी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और सॉइल आपकी कैसी होनी चाहिए? डीप रिच लूमी सॉइल। तो ये सारे आप फैक्ट्स जो है याद रखने ना, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं कि कितना टेम्परेचर चाहिए 21 से 27, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर, सॉइल इस टाइप से। आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट कौन एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर इन इंडिया इन 2021? तो इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है इंडिया में? तो इसका आंसर है आंसर डी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट शुगर एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है इंडिया में इन 2021-2022। कम से कम जो मतलब शुगर जो सीजन होता है, अच्छा शुगर सीजन की बात हुई ना, तो आप मुझे बताइए जो शुगर केन है वो खरीफ क्रॉप है या राबी क्रॉप है?
खरीफ है या राबी है, ये सारे कमेंट करिए। और इनको अगर आप सर्च करोगे और इनको कमेंट करोगे तो इसमें आपका ही फायदा है। सपोज अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया एंड उस दिन सोचोगे यार उस दिन कमेंट मैम ने पूछा था, इससे अच्छा तो मैं सर्च करके नीचे कमेंट ही कर देता, तो कर देती तो मेरा आंसर ठीक हो जाता। तो इनको सर्च करके कमेंट कर लिया करो, ये आपके ही फायदे के लिए है। तो 60% जो है टोटल एक्सपोर्ट करता है महाराष्ट्र। टोटल शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका यूपी हो गया, फिर आपका कर्नाटका हो गया, ये सारे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि शुगर केन कौन सी क्रॉप है, राबी है या खरीफ है? अच्छा, नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? तो इनमें से कौन सी जो है सबसे कम जल दक्ष फसल है? तो लीस्ट वाटर एफिशिएंट, तो लीस्ट वाटर एफिशिएंट कौन सी है? इसका आंसर है शुगर केन। तो शुगर केन को उगाने के लिए जो है काफी सारा जो पानी है वो चाहिए होता है। तो शुगर केन को उगाने के लिए अभी हमने बात करी थी, देखो कि कम से कम जो रेनफॉल है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अच्छी खासी रेनफॉल होनी चाहिए। और कम से कम इसको जो है 1800 से लेके 2200 जो है पर सीजन वाटर चाहिए, जो बहुत ज्यादा हाई है। तो बहुत ज्यादा हाई है, तो ये जो है सबसे ज्यादा लीस्ट वाटर एफिशिएंट जो है क्रॉप है शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन was set up as a statutory body in 1992. It was set up under the National Commission for the Women Act 1991. तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है इससे पहले वाला जो क्विज वाला वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर है वन ओनली। तो नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एक्ट था जो वो आया था, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन एक्ट जो है वो आया था 1990 में, 1990 में आया था। और एनसीडब्ल्यू जो है वो सेटअप हुआ था एज स्टैट्यूटरी बॉडी जनवरी 1992 में। तो जनवरी 1992 में हुआ था। तो फर्स्ट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, तो नेशनल फर्स्ट जो आपका कमीशन है वो आपका कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 31 जनवरी 1992 को। और उसकी जो चेयरपर्सन थी वो कौन थी? मिसेस जयंती पटनायक। मिसेस जयंती पटनायक जो है वो उसकी जो है फर्स्ट जो कमीशन जो बॉडी कमीशन था उसकी जो है चेयरपर्सन थी। तो इसके अंदर क्या होता है? ओके, तो इस बॉडी मतलब कमीशन के अंदर जो है कमीशन कंसिस्ट होता है चेयरपर्सन से, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है इसके अंदर, एंड 5 अदर मेंबर होते हैं। तो बेसिकली ये इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, ये 7 मेंबर जो बॉडी होती है। जो चेयरपर्सन होता है एनसीडब्ल्यू का वो नॉमिनेटेड होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अभी हाल ही में जो है 30th फाउंडेशन डे जो है इसका बनाया गया है 31 जनवरी को, 30th फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, A1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneur. Second, it provide for refinance through SIDBI. तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ, दोनों सही हैं। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहा है किसके अंदर? SC, ST के अंदर और विमेन के अंदर। तो कंफ्यूज मत होना, ये तीनों हैं, SC, ST और विमेन तीनों है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया है टिल 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। और ये लॉन्च कब हुई थी?
ये लॉन्च हुई थी आपकी अप्रैल 2016 में, 2016 में लॉन्च हुई थी, एक्सटेंड हो गई है 2025 तक। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बैंक लोन दिया जाएगा, उनको बैंक लोन दिया जाएगा ₹10 लाख से ₹1 करोड़, एटलीस्ट 1 SC और ST and at least 1 women per branch for scheduled commercial bank। किसके लिए? ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो बेसिकली ग्रीनफील्ड है मतलब कुछ बिल्कुल आप नया कर रहे हो, ऑलरेडी वहां कुछ है नहीं, आप उसको उसकी मरम्मत नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप जीरो से सब कुछ जो है शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, तो दिस इज द ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। तो ग्रीनफील्ड के लिए जो है आपको पैसे दिए जाएंगे 10 लाख से 1 करोड़, 1 SC ST में से 1 और 1 विमेन पर ब्रांच। तो मतलब एक ब्रांच से क्या है, या तो एक SC को मिलेगा और एक विमेन को मिलेगा, या फिर ST को मिलेगा और विमेन को मिलेगा। तो मतलब SC ST में से 1 एंड फिर विमेन पर ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो इसका आंसर है C, दोनों स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट है द अर्ली कैपिटल ऑफ द चोलाज वर। तो चोलाज की जो है अर्ली कैपिटल क्या थी? इसका आंसर है आंसर B, तंजावुर। तो तंजावुर जो है, जिसको हम तंजौर भी बोलते हैं, जो है वो चोलास की अर्ली कैपिटल थी। जो विजयलया जो थे वो फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी थे, और जो चोला विजयलया ने उन्होंने किसको डिफीट किया था? डिफीट किया था पल्लवा को, और वहां से जो है तंजौर किंगडम को ले लिया था, तंजौर किंगडम को ले लिया था, और उससे फिर अपना जो है चोला किंगडम उसको डेवलप किया था। तो चोला जो है बेसिकली प्राइमरी कैपिटल बनाई गई चोला एम्पायर की। तो तंजौर जो है प्राइमरी कैपिटल बनाई गई तो चोला एम्पायर की। विजय जो है वो फाउंडर हैं, किसको डिफीट किया था? पल्लवास को, और फिर तंजौर बनाया था। तो इसका आंसर हो गया आंसर B, तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय किंग विजयलया एंड सेकेंड दे डिस्क्राइब एज अ फिडिटरी ऑफ द पल्लवास। तो ये अभी हम दोनों चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो इसका आंसर C है, बोथ आर करेक्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 3 क्राउन्ड किंग ऑफ द तमिलक्कम। तो तमिलक्कम जो है उसमें इनमें से कौन से जो है 3 क्राउन किंग नहीं है? तो इसका आंसर है आंसर B, चालुक्यास। तो बेसिकली 3 क्राउन किंग जो है तमिलक्कम के कौन है? चोला, चेरा एंड पांड्या। तो ये जो है 3 क्राउन किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो मतलब जब हर प्रत्येक जनगणना के बाद जो है आपका एक आपका डिलिमिटेशन एक्ट आता है, उसके अनुसार जो है राज्यों को किस अनुच्छेद के तहत जो है मतलब अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें विभाजित किया गया है। तो किसके तहत किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर C, आर्टिकल 170। तो डिलिमिटेशन लिटरली मीन क्या होता है? इट्स एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट और बाउंड्री ऑफ अ टेरिटोरियल इंडिया इन कंट्री टू रिप्रेजेंट द चेंज इन पॉपुलेशन। तो एक जो है प्रोसेस है कि जो लिमिट है उसको फिक्स करना, बाउंड्रीज को करना इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट द चेंज इन पॉपुलेशन। तो एक बाउंड्री को फिक्स करना चेंज इन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल जो 82 है, आर्टिकल 82 डील करता है कि पार्लियामेंट जो है वो इनेक्ट करेगा डिलिमिटेशन का एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। मतलब इसमें पार्लियामेंट के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट के बारे में बात करता है कि स्टेट जो है वो
स्टेट जो है वो बेसिकली आपका मतलब डिवाइड करेगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन है आफ्टर एवरी सेंसस। तो फर्स्ट आपका डिलिमिटेशन जो है बाय प्रेसिडेंट इन 1950-51। तो 1950-51 में आपका फर्स्ट डिलिमिटेशन आया था, और डिलिमिटेशन एक्ट जो है आपका इनेक्ट हुआ था 1952 में। इनेक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, चूज द करेक्ट फर्स्ट। व्योम मित्रा इज अ मेल लुकिंग स्पेस फेयरिंग ह्यूमनाइड रोबोट। सेकेंड, इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो इसका आंसर है नन, क्योंकि जो व्योम मित्रा है वो बेसिकली फीमेल लुकिंग लाइक एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो बेसिकली ह्यूमन रोबोट है और उसको डेवलप किया है इसरो ने। तो इसरो ने जो है अपना फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट जो है व्योम मित्रा जो है उसको बनाया है, और वो क्या करेगा, इट विल राइट टू द स्पेस इन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान। तो पहले जो है गगनयान के अंदर जो है व्योम मित्रा जाएंगी, और वो जो है एक टेस्टेड फ्लाइट करेंगी व्योम मित्रा। तो बेसिकली एक ह्यूमनाइड रोबोट है ये। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी नन। तो क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल लुकिंग है, और ये इसरो ने बनाया है। नेक्स्ट है चूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफसीआई। तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर फार्मर। तो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर फार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन थ्रू पीडीएस। थर्ड, मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन टू एंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर डी है, तीनों सही है। बेसिकली ये एक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन देता है फार्मर्स को, और फूड ग्रेन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वहाँ से, बेसिकली जो आपकी राशन शॉप्स होती हैं। एंड एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ द ऑपरेशन बफर स्टॉक जो है वो भी आपका मेंटेन करता है फॉर टू एंश्योर द नेशनल फूड सिक्योरिटी। तो बिल्कुल तीनों सही है। तो फूड कॉर्पोरेशन है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक पीएसयू है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ से बनाई गई है, 1965 में बनाई गई थी अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। इसका प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है कि जितना भी आपका परचेज है, स्टोर है, मूवमेंट है, डिस्ट्रीब्यूट, सेल फूड ग्रेन और अदर स्टफ। नेक्स्ट हो गया, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस इज सिचुएटेड इन। तो इसका आंसर है आंसर डी, मेरठ। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है आपका सरदना एरिया मेरठ में, वो उत्तर प्रदेश में है, और इसको जो है बोला जाता है नोन एज द चर्चेज अमंग द चर्च, एंड इट इज द लार्जेस्ट चर्च इन द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर लार्जेस्ट चर्च है बेसिकली रोमन कैथोलिक चर्च है सरदना में, मेरठ में, और इसको बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस भी बोला जाता है। Next, who among the following was associated as the secretary with Hindu female school, which later known as the Bethune female school? तो इसमें से कौन से जो हैं वो रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी, ईश्वर चंद विद्यासागर। तो ईश्वर चंद जो विद्यासागर है वो बेसिकली एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी विद द हिंदू फीमेल स्कूल, जिसको बाद में बेथुन फीमेल स्कूल हो गया। तो ईश्वर चंद जो है विद्यासागर एज अ सेक्रेटरी थे इस स्कूल के, एंड जो आपका जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर फाउंडिंग द हिंदू फीमेल स्कूल। तो कौन थे? जॉन एलियट जीईडी बेथुन। तो आपने जीईडी बेथुन के नाम से ही ज़्यादातर किताबों में पढ़ा होगा। तो इनका नाम है जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन। बेसिकली ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हिंदू फीमेल स्कूल। और बेथुन स्कूल जो है बेसिकली रिप्लेस
ने कर दिया था हिंदू फीमेल स्कूल का एज द ओरिजिनल नेम इन 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट। एज पर द कंपनीज एक्ट 2019 CSR इज एप्लीकेबल टू companies before completion of the 3 financial year. Second, companies spend at least 2% every year of their average net profit generated during the 3 preceding year. तो इसका आंसर है आंसर ए, 1 ओनली। तो जो है आपका कंपनीज एक्ट 2019 में क्या है कि CSR जो है एप्लीकेबल होगा जो कंपनी बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर। और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि CSR के अंदर स्पेंड एटलीस्ट 2% एवरी ईयर ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग ईयर। तो 2% एवरी ईयर जो है वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्स मिशन इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा जो है मार्स मिशन जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर सी, दिस इज नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि जो होप मिशन है वो था आपका UAE का। तो UAE का जो है फर्स्ट एवर इंटरप्लैनेटरी जो है होप मिशन था, हैज सक्सेसफुली एंटर इन द ऑर्बिट अराउंड मार्स, और ये 2015 में लॉन्च हुआ था। ये क्वेश्चन आपका UPPSC में आ चुका है होप मिशन से रिलेटेड। एंड बाकी सब सही है। परसिवरेंस जो है वो नासा का है, मंगलयान इसरो का है, तेनवान जो है चाइना स्पेस एजेंसी का है, होप जो है वो आपका UAE का है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग मंगलयान। Choose the correct regarding Mangalyaan. First, it was launched by ISRO from the Satish Dhawan Space Center in November 2013. Second, it was launched on board as PSLV C-25 rocket. तो उसका आंसर है आंसर सी, दोनों सही हैं। तो मिशन जो है फर्स्ट अनाउंस हुआ था बाय इसरो चेयरमैन जो G माधवन थे इन नवंबर 2008, और ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2013 में, और ये लॉन्च हुआ था बाय PSLV जो आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन 5 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीज फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज इज इन। तो कंट्री का जो फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर विलेज कहाँ है। तो इसका आंसर है आंसर बी, गुजरात। तो हाल ही में अभी क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मोधेरा विलेज है गुजरात के अंदर इन महसाना डिस्ट्रिक्ट, उसको इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मोधेरा विलेज जो है फेमस है एज अ सोलर पावर्ड विलेज। तो बेसिकली मोधेरा विलेज किसके लिए फेमस है, यहाँ जो है सन टेम्पल भी है, जो आपका जो रिवर जो पुष्प वाटी है वहाँ है, और इसको सन टेम्पल को किसने बनवाया था, किंग भीमा वन ने, जो आपके चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। चालुक्य डायनेस्टी 106-27 तो इस टाइम में बनाया था किंग भीमा वन। नेक्स्ट है, हेमिस नेशनल पार्क इज इन। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसका आंसर है आंसर बी, लद्दाख रेंज। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया आफ्टर द नंदा देवी। चलिए, अब नंदा देवी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है ये, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, कॉन्टिन्यूस प्रोटेक्टेड एरिया नंदा देवी। आप बताएंगे नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है। तो इट इज़ इंडिया का ओनली नेशनल पार्क नॉर्थ ऑफ द हिमालय। तो हिमालय के नॉर्थ में है ये, आप लद्दाख रेंज में है। और बेसिकली जो पार्क है वो बॉर्डर्ड है, ये जैसे पार्क है तो यहाँ नॉर्थ में जो है इंडस रिवर है, एंड इट्स इनका passes the catchment of the मरखा, सुंधा एंड रुम्बक रिवर, और इस्टेब्लिश हुआ था ये 1981 में। तो 1981 में हुआ था इस्टेब्लिश। तो आप टेलीग्राम चैनल है यहाँ फ्री डेली को पा सकते हैं, एडिटोरियल है, और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। और ये जो है कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज, प्रीलिम्स कम्स मेंस, और आपका जो है सिर्फ मेन कोर्स।
मेंस का। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, बाकी सारी आपको डिटेल जो है वो यहीं से मिलेंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।